नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे पतंजलि योग सूत्र इसके समाधिपाद यानी पहले चैप्टर का चौथा श्लोक। चौथा श्लोक तीसरे श्लोक से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, उसका एक एक्सटेंशन ही समझिए। तो चौथा श्लोक कहता क्या है? आइए देखते हैं। चौथा श्लोक कहता है वृत्ति सारूप्ययम इतरत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दूसरे समय में अर्थात वृत्तियों के निरोध से भिन्न अवस्था में। पहला समय कौन-सा था? 2 स्थितियाँ बताई गई हैं। पिछले वीडियो को देखिए, उसमें बताई गई है कौन-सी स्थिति? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, ठीक है? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वो स्थिति बताई गई है। अब इस वीडियो में, इस श्लोक में ये डिस्कस करेंगे हम कि अगर वो स्थिति नहीं होती है, आप अगर उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, जहाँ पे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो चुका है, अभी हुआ नहीं है, वहाँ पर हो चुका है, ये वाला वो है, जहाँ पे अभी हुआ नहीं है, उसकी बात हो रही है। तो अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ नहीं है, तो क्या होगा? वो यहाँ पे बताया गया है। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध ना होने का अर्थ क्या है? और उसका फ़र्क क्या पड़ता है? उसका असर क्या होता है? कैसा व्यवहार आपका दिखता है? वो यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर जो अगर आप पिछले वीडियो में देखें तो वहाँ पर चित्त की वृत्तियों के निरोध के बारे में बताया गया था, 5 तरह की वृत्तियाँ थी, उनके निरोध के लिए क्या कहा गया था? तरह-तरह के उपाय बताए गए थे। तो उनका जब आप निरोध कर देते हो, तब जाकर के उन वृत्तियों का जब आप निरोध कर देते हो, उन वृत्तियों को हटा देते हो, तब जाकर के आपको अपना वास्तविक स्वरूप यानी दृष्टा का स्वरूप साफ-साफ दिखता है, यानी अपना आत्म स्वरूप साफ-साफ दिखता है। आप अपने आप को दृष्टा के रूप में देख पाते हो। आप ऐसे समझ पाते हो कि हाँ, मैं यानी विकास, ये एक अलग किरदार है और मैं अलग हूँ। और ये किरदार मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें थीं, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें आ रही थी, ये जितनी भी चीज़ें अपने ऊपर इकट्ठी कर रहा था ये किरदार, उन चीज़ों के अनुसार ही मैं इन इसकी पूरी बॉडी को या इसके पूरे अस्तित्व को गवर्न कर रहा हूँ। यानी एक समय ऐसा आता है जब आप दृष्टा बन जाते हो, तो अगर गुस्सा भी आता है तो आप देख पाते हो कि देखो मैं गुस्सा कर रहा हूँ। और आपको पता होता है कि हाँ, ये गुस्सा अगर मैं कर रहा हूँ तो ये कब तक चलाना है ये गुस्सा और कब मुझे वापस आ जाना है। यानी आपका अपनी इंद्रियों पर, आपकी वासनाओं पर, आपकी इच्छाओं पर, आपके व्यवहार पर पूरा-पूरा नियंत्रण हो जाता है। फिर आपको गुस्सा आता नहीं है, फिर आप गुस्सा करते हो, जो कि ज़रूरी है। गुस्सा आना बुरा है, गुस्सा करना ये बहुत अच्छी चीज़ है। गुस्सा करना अच्छी चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो गुस्सा करता है उसमें ये क्षमता होती है कि वो देख पाता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। जो देख पा रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, कि वो देख पा रहा है क्योंकि उसी के पास सही निर्णय करने की क्षमता है कि अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो क्या इस गुस्से की ज़रूरत यहाँ पे है? या फिर इस गुस्से से मुझे कब बाहर आना है? कई बार होता है कि गुस्सा आ गया, बात बढ़ती चली जा रही है, हाथापाई पे आ गई और बाद में समझ आया कि अरे यार सब थाने में बैठे हैं। लेकिन जिसको पता है कि गुस्सा आता है, ठीक है? गुस्सा आता है तब तक जब तक हम जागृत नहीं होते, जब तक हम दृष्टा नहीं होते। लेकिन हम गुस्सा करते हैं, हम कर सकते हैं। हम समय के अनुसार गुस्सा कर सकते हैं। जैसे बच्चे शैतानी कर रहे हैं या बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, हम उसके दुश्मन तो नहीं हैं। लेकिन गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा आना नहीं है, गुस्सा करना है, ताकि आप नाटकीय रूप से ये कर सको। आप उसको देख सको कि गुस्सा आ रहा है। आप ये देख पाओगे जब तो आपको गुस्सा आना भी कम हो जाएगा, आपका अपने ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। फिर आपका गुस्सा बनावटी होगा। फिर आपका गुस्सा ना अपना नुकसान करेगा, ना दूसरे का, वो केवल और केवल जन कल्याण के लिए रह जाएगा। आप अपने गुस्से को दिखाते समय किसी का विनाश या किसी का अहित तभी करोगे, जब ऐसा करना ज़रूरी हो। जैसे युद्ध चल रहा है, वहाँ पर तो शत्रु का अहित करना ही पड़ता है। वहाँ पर तो शत्रु को मारना ही पड़ता है। तो आपको वहाँ पर जब क्रोध आप दिखा रहे होगे, जब वहाँ पर आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है? और अभी इस काम को करते रहना ज़रूरी है, ठीक है? अभी गुस्सा दिखाते रहना, अभी क्रोध दिखाते रहना ज़रूरी है। आप क्रोध करोगे, आपको क्रोध आएगा नहीं, ठीक है? तो ये दृष्टा की दृष्टि होती है और दृष्टा तभी बनता है, जब इन बातों पर, जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं, इन बातों पर पूरा विश्वास हो, श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के कुछ भी हासिल नहीं होता। चाहे आप फिज़िक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, बिना श्रद्धा के ये सब्जेक्ट भी आपको समझ में नहीं आने वाले और बिना श्रद्धा के ना तो ये जो योग दर्शन है, ये समझ में आने वाला है। इसलिए श्रद्धा महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध में यदि श्रद्धा ना हो, तो आप बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। बहुत से लोग और भी आए थे, जो जुड़ने का प्रयास कर रहे थे भगवान बुद्ध से, लेकिन उनमें श्रद्धा ही नहीं थी उनकी, तो उनका रास्ता भी उनकी समझ में नहीं आया। तो किसी का रास्ता, गुरु का दिखाया हुआ रास्ता आपको तभी समझ में आएगा, जब आप उनके प्रति श्रद्धावान होंगे। ठीक है? तो जो श्रद्धावान नहीं है, उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि हाँ, कोई जादू-टोना सीख जाओगे। सिद्धि का मतलब होता है, किसी विषय में मजबूत हो जाना। मजबूत हो जाने का मतलब क्या है? फिलॉसॉफिकल लेवल पे सोच पाना और साइकोलॉजिकल लेवल पे सोच पाना। साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचने का क्या मतलब होता है किसी सब्जेक्ट के बारे में? आप उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई घटनाओं की व्याख्या करते समय रीज़निंग दे सको। आप में रीज़निंग कैपेबिलिटी जब डेवलप हो जाती है, तब कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर आप सिद्ध हो चुके हो इस सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है? जैसे फिज़िक्स है।
फिज़िक्स के केस में आप बेसिक साइंस पहले पढ़ते हो। आपको पहले पढ़ना पड़ता है, दूसरों की बताई हुई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। पहले आप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझते हो। जब आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो तब आपके अंदर क्या होती है, एक बेसिक कैपेबिलिटी डेवलप होती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगते हो तो इसका मतलब है कि आप रीज़निंग दे पा रहे हो, तब आपकी कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। इसी लेवल पे आपको स्नातक कहा जाता है। बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता है, बैचलर ऑफ फिज़िक्स जो भी कह लीजिए, बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता है उसको। बीएससी की पढ़ाई करते समय आपसे एक्सपेक्टेड यही होता है कि आप हर घटना की रीज़निंग आप दे सको। जो कि विज्ञान में बेसिक आपने पढ़ा है, उसके बेसिस पे आपकी बुद्धि इतनी चलनी चाहिए कि आप रीज़निंग दे सको। अगर आप नहीं दे पा रहे हो, अभी भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो फिर आप ग्रेजुएशन में गलत आ गए हो, ठीक है? ग्रेजुएट का मतलब ये होता है विज्ञान का जानने वाला यानी वैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या कर सकने में जो सक्षम है, उसकी रीज़निंग कैपेबिलिटी इतनी डेवलप है कि वो व्याख्या कर सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये हो गई साइकोलॉजी। तीसरी चीज़ होती है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब ये है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, जैसे फिज़िक्स पढ़ चुके हैं, उसके बारे में रीज़निंग कैपेबिलिटी डेवलप कर चुके हैं, लेकिन अब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इस विषय को लेकर के, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अपनी ही फिलॉसफी, अपना ही ज्ञान सामने रख सकते हो, जिसको आगे चल कर के परस्यू किया जा सकता है और उसको परीक्षण उसका किया जा सकता है और एक नई चीज़ सामने दुनिया के रखी जा सकती है। तो 3 स्तर पे सिद्धियाँ होती हैं, किसी भी ज्ञान की। सबसे पहले सिद्धि आपको विज्ञान के जानकार के रूप में मिलती है, विज्ञान के बेसिक नॉलेज जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके रूप में मिलती है। उसके बाद आपको विज्ञान के स्नातक के रूप में आपकी सिद्धि होती है। स्नातक एक सिद्धि है, स्टूडेंट की सिद्धि है कि अब उसमें कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है, रीज़निंग कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है। उसके बाद आती है आपकी फिलॉसफी यानी अब आप फिलॉसफी इन डॉक्टरेट पीएचडी के लायक हो। यानी अब आप अपनी ही फिलॉसफी सामने रख सकते हो उस सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पर, ठीक है? तो ये 3 स्तर की सिद्धियाँ होती हैं और जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, तब तक आप दृष्टा होने का और चीज़ों को समझने का, चीज़ों को देखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, श्रद्धा का क्या महत्व है इन चीज़ों को सीखने में, समझने में, ये आप चीज़ें नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? श्रद्धा बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम्पल से हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है, जैसे क्लास 2 के में स्टूडेंट होता है, अगर वो श्रद्धा नहीं रखता अपने टीचर में, जैसे गौतम बुद्ध का एग्ज़ाम्पल दिया, अगर वो श्रद्धा नहीं रखते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो गौतम बुद्ध में श्रद्धा नहीं रखते थे, वो उनका संग छोड़ के चले जाते थे। जिनमें गौतम बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी, उनके मन में डाउट आते भी थे, तो भी वो श्रद्धा रखते थे कि नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा है कि और करो, और तप करो, और अभ्यास करो। तो इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध की बातों को मुझे मानना होगा, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मैं आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या कर सकता हूँ या आगे बढ़ने के लिए मुझे अभी क्या-क्या करने की आवश्यकता बाकी है। ये सारी चीज़ें श्रद्धा के बिना नहीं आती। जिसमें श्रद्धा ना हो वो कहेगा पता नहीं क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, कभी ये कराते हैं, कभी वो कराते हैं, किसी दिन जो है संघ में बैठा करके जो है झाड़ू-पोछा लगवाने लगते हैं, 4 दिन से तो मैं पोछा मार रहा हूँ, 5 दिन से मैं बर्तन धो रहा हूँ झूठे-झूठे। ये सारी चीज़ें अगर मन में आने लगी तो श्रद्धा आपके मन में नहीं है गुरु के प्रति और तब आप गुरु का लाभ नहीं उठा पाएँगे। गुरु आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये दिक्कत होती है, इसलिए श्रद्धा के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। आगे आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा गया है जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस ना किया हो। इसमें पहले ही पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। इसमें ये बताया गया है कि जब व्यक्ति चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाता, यानी वो मूढ़ या फिर वो क्षिप्त या फिर वो विक्षिप्त या फिर वो जो है एक जो एकाग्र स्थिति है या फिर जो है मतलब ये 4 स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति में वो रहता है। यानी अभी भी वो इन्हीं 4 स्थितियों में से किसी एक स्थिति में बैठा हुआ है। अभी इन वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है उससे। वो डिटैच नहीं हो पाया इन वृत्तियों से। तो उस केस में क्या होता है वो यहाँ बताया गया है। तो उस केस में ये बताया गया है कि जिस वृत्ति के अंतर्गत आप हो, अगर क्षिप्त वृत्ति के अंतर्गत हो, विक्षिप्त वृत्ति के अंतर्गत हो या आपकी मूढ़ वृत्ति के अंतर्गत हो, जिस वृत्ति के अंतर्गत भी आप हो, उसी वृत्ति के अंतर्गत रहते हुए आपकी दृष्टा वाली चेतना उसके साथ एक हो जाती है। क्योंकि भाव है मेन चीज़। सब कुछ जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में। तो हमारे जितने भी भाव होते हैं ना, हमारे भाव अगर इस संसार में जुड़े हुए हैं, ये नहीं मिला तो बड़ा बुरा हो जाएगा, उससे शादी नहीं हुई तो बड़ा बुरा हो जाएगा, ठीक है? ये जो भाव है ना, ये भाव इलेक्ट्रिकल चार्जेज़ होते हैं। ये चार्जेज़ क्या करते हैं, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, हमारी जो शून्य की स्थिति है, चित्त मन की बात छोड़ कर के आप उससे भी आगे आइए, जो हमारे आत्मा की स्थिति है, वो क्या है? वो बिल्कुल शून्य है। लेकिन उसी से ये सारे के सारी चीज़ें उत्पन्न हैं, चाहे वो चार्जेज़ हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो मैग्नेटिज़्म हो, सब कुछ उसी से उत्पन्न है। तो होता ये है कि अगर आप जो है किसी वासना से जुड़े हुए हो, तो हमारी जो वो दृष्टा वाली दृष्टि है, वो कहीं खो जाती है। वो इसके साथ ट्यून हो जाती है। जैसे सोते समय आप सपने के साथ ट्यून हो जाते हो। जब तक आप इस स्थिति में हो कि सोते समय सपने देखते समय आपको ये पता ना चले कि मैं सपना देख रहा हूँ, तब तक आप समझिए कि आपकी यही स्थिति है कि आपकी चेतना एक स्तर से दूसरे स्तर पे कूदती रहती है। और जगते समय जैसी चेतना आपकी है,
अगर विषयों में आपकी आसक्ति है, तो यही आपकी चेतना है, विषयासक्त चेतना है। इस विषयासक्त चेतना के अंतर्गत फिर आपकी जो दृष्टा चेतना है, जो वास्तविक चेतना है, जो दृष्टा का स्तर है, जिस स्तर पे आपको जाना है, वो स्तर फिर वहाँ पे नहीं है, फिर वो स्तर यहीं पे है, जहाँ पे आप रुके हुए हो, ठीक है? वासना के स्तर पे है वो। ठीक है? इसी वजह से आप जो है दृष्टा हो नहीं पाते, जब आप चित्त की वृत्तियों में घिरे रहते हो। क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ क्या करती हैं? ये धूल की तरह होती हैं, ये कण की तरह होती हैं, आवेशित कणों की तरह होती हैं और ये आवेशित कण क्या करते हैं? आपकी पूरी की पूरी चेतना को क्या करते हैं? वहीं पर रोक लेते हैं जिस स्तर पे आप रुके हुए हो। ये आपके और मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है कि अगर हम जगते समय किसी एक विशेष चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी चेतना उसी के साथ जुड़ी रहती है, हमारी कॉन्शसनेस उसी के साथ जुड़ी रहती है। हम कुछ और नहीं सोच पाते। तो जब तक हमारी कॉन्शसनेस संसार में जुड़ी हुई है, तब तक हम अपने आप को वृत्तियों का निरोध करके अपने आप को दृष्टा के रूप में नहीं देख पाते, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और दृष्टा के रूप में देखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पता नहीं है क्यों करना है, क्यों करवाना है दृष्टा के रूप में। दृष्टा के रूप में इसलिए करवाना है क्योंकि उसी स्थिति में ही आप बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकते हो। आपकी परफ़ॉर्मेंस बेस्ट तभी होगी जब आप अपने आप को दृष्टा के रूप में देख पा रहे हो, यानी किसी भी तरह की वृत्ति आपके भीतर है ही नहीं, उसका नाश हो चुका है। आप अपने मन को डिटैच रखना सीख चुके हो। उसी केस में ही आप किसी चीज़ पर ध्यान लगा पाओगे और बेस्ट रिज़ल्ट दे पाओगे। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जीवात्मा की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो किसी एक चीज़ में अटके हैं, तो आपकी जो दृष्टा वाली जो वास्तविक चेतना स्थिति है जिसको आपको प्राप्त करना है, वो वहाँ पे नहीं रहती, वो आपकी यहीं पे रहती है। ठीक है? और जब तक आप इसको पूरी तरह समाप्त नहीं कर लेते, तब तक आप वहाँ पे लोकेट नहीं हो पाते, तब तक आप वहाँ पहुँच नहीं पाते। जिसे चित्त की वृत्तियों की निरोध की अवस्था या समाधि की अवस्था कहा जाता है। ठीक है? यहाँ पर एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि ऐसा नहीं होता है कि जीवात्मा वृत्ति ही हो जाता है। मतलब जीवात्मा खुद वृत्ति नहीं हो जाता, बल्कि ये मणि जैसा भासता है। यानी जैसे मणि पे कोई लाल रंग डाल दे, तो मणि लाल रंग जैसी दिखने लगेगी, लेकिन असल में वो लाल है नहीं। उसी प्रकार से जब चित्त की वृत्तियाँ आपके ऊपर आ जाती हैं, जब चित्त की वृत्तियों के अंतर्गत आप जो है अपने आप को अभ्यस्त कर लेते हो, उसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो, तो फिर एक तरीके से आप समझ जाओ कि अपनी विशुद्ध चेतना पर यानी अपनी दृष्टा वाली चेतना पर आपने कुछ अलग रंग चढ़ा दिया है। और क्योंकि दृष्टा जो चेतना है वो विशुद्ध है, तो उसी के साथ मिलकर के उसी की जैसी हो जाती है जैसा रंग आपने उसके ऊपर चढ़ाया है। ठीक है? यानी वासना का रंग आपने चढ़ाया है, वृत्तियों का रंग आपने चढ़ाया है, तो वैसी ही दिखती है। लेकिन अपने वास्तविक रूप में वो हमेशा वैसी ही रहती है, विशुद्ध। लेकिन जब तक ऊपर ये सब पड़ा हुआ है ना, तब तक आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो वृत्तियों को, तब तक आप दृष्टा स्वरूप को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे होते। इसीलिए यहाँ पे मणि का एग्ज़ाम्पल दिया गया है। मणि पे लाल रंग डाला, तो मणि लाल रंग बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल सफ़ेद थी, चमकदार थी, लेकिन उसपे लाल रंग पड़ा तो वो चमकीली दिखने लगी लाल रंग की। ठीक है? तो ये जो चमकीली लाल रंग की दिखने लगी, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि उसके ऊपर जो चीज़ पड़ी है, वो लाल रंग की है और उसी के साथ वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है। वो जो मणि है, वो अपने आप को लाल रंग के रूप में रिफ्लेक्ट कर रही है। उसी प्रकार से हमारी दृष्टा की चेतना, हमारी वृत्तियाँ जब तक हमारे भीतर हैं, हमारी वृत्तियाँ जब तक हमारे लिए ऊँची हैं, तब तक हमारी वो चेतना वृत्तियों के साथ मिल कर के वृत्तियाँ ही हमारी दिखाएगी। उसी के अनुसार हमें अच्छा, बुरा, लालची जैसा भी इंसान है, वो समाज के सामने रखेगी। ठीक है? इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, बोध को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है ताकि आप बेहतर ढंग से अपने काम कर सको। फिर चाहे आप युद्ध करो, फिर चाहे आप लड़ो, फिर चाहे आप किसी भी तरह का काम करो, हर काम को करते समय आप हमेशा सचेत रहते हो, सजग रहते हो। आप में सजगता आ जाती है। ठीक है? जैसे अगर एक पुलिस वाला है, वो चोरों के गिरोह में चोरों का भांडा फोड़ने गया है, तो उनके बीच में भी वो भी चोर बन कर के रह रहा है। लेकिन क्या वो भूल गया है कि वो पुलिस वाला है? नहीं, उसे याद रहता है। अगर वो बार-बार याद नहीं भी दिलाता है, नहीं मैं पुलिस वाला हूँ, क्या वो बार-बार याद दिलाता है, नहीं मैं पुलिस वाला हूँ, नहीं मैं पुलिस वाला हूँ? मन ही मन क्या वो जप रहा होता है कि नहीं मैं पुलिस वाला हूँ, मैं चोरों के बीच में हूँ, मैं सिर्फ़ पता करने आया हूँ, नहीं मैं जप रहा हूँ? क्या ये कर रहा होता है वो? ये नहीं कर रहा होता वो। ये वो नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली ही उसके भीतर ये फ़ीड है कि वो पुलिस वाला है। उसी प्रकार से जब आप अपनी सभी वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, तो सबकॉन्शियसली आपके भीतर ये फ़ीड हो जाता है, आपका मन इस चीज़ को जान जाता है कि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आप विशुद्ध चेतना हो, आप एक किरदार हो, जिसे विकास कह रहे हैं, वो विकास कोई और नहीं, एक किरदार है और उस किरदार को चलाने वाला कौन है? विशुद्ध चेतना है। ठीक है? ये होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।